मैं लालती लालती मैम क्लासेस के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज मैं हिंदी में विसर्ग संधि की क्लास लेकर आए हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि विसर्ग संधि के नियम और उदाहरण। तो सबसे पहले हम विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होगी, या विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग के साथ में क्या मिलता है, स्वर या व्यंजन। कहने का मतलब अभी तक जब व्यंजन स्वर से स्वर मिला तो वहाँ पे स्वर संधि हो गई, और व्यंजन से क्या मिला, स्वर हुआ और उसका परिवर्तन व्यंजन में हुआ तो व्यंजन संधि हो गई। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि चाहे आपका पहले वाले पद में, अर्थात पहला पद आपका क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और दूसरे वाले पद में स्वर हो या व्यंजन हो। पहले में आपका विसर्ग हो और दूसरे में स्वर हो या व्यंजन हो, लेकिन परिवर्तन किस में होगा, आपका विसर्ग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। जैसे है इसमें दिया गया है कि विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ क्या होता है, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, अर्थात चाहे स्वर मिले या व्यंजन मिले, लेकिन मेल से जो विकार, जो परिवर्तन, विकार या परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, किसमें होगा, विसर्ग में होगा, तो उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम देखा जाए तो पहले का मतलब क्या है, पहले विसर्ग हो, उसके बाद में स्वर या व्यंजन हो, तो उसका परिवर्तन, उसका जो बदलाव हो रहा है वो विसर्ग में हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अगले और आसान भाषा में यदि समझना चाहते हैं तो यदि क्या होना चाहिए, यदि विसर्ग के बाद क्या आता है, स्वर आता है, विसर्ग के बाद स्वर आता है अथवा व्यंजन आता है, तो विसर्ग के स्थान पर होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है, विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे उच्चारण के लिए विसर्ग किसे कहेंगे, मान लो तो उच्चारण के लिए इसे क्या कहेंगे, आह कहते हैं, विसर्ग को क्या कहते हैं, आह बोलते हैं। तो इसकी गणना किसमें होती है, व्यंजनों में होती है। जो आह की गणना होती है किसमें होती है, व्यंजनों में होती है। तो इस प्रकार से हिंदी में चाहे हो व्योहत या संस्कृत के शब्दों में ये केवल आह, क्या है, आह, अर्थात जैसे अंत लिखा जाए, अंतः वालों में दुह या नी उपसर्गों में पाया जाता है। जैसे दुह है, नी है, तो इस प्रकार के उपसर्गों में ये पाया जाता है, क्या, विसर्ग पाया जाता है हिंदी में। तो इस प्रकार से जिसको हम आह बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग का चिन्ह दो बिंदियों की भांति होता है। तो उसी प्रकार से जो इसमें विसर्ग संधि में होता है, परिवर्तन किसमें होता है, विसर्ग में होता है। इस प्रकार से पहले आपका विसर्ग होना चाहिए और दूसरे पद में स्वर या व्यंजन है, तो उसका परिवर्तन यदि विसर्ग में हो रहा है तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। दूसरे शब्द में हम कह रहे हैं कि स्वर और व्यंजन के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है या जो विसर्ग में परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए आगे विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। तो नियम, विसर्ग संधि के नियम में सबसे पहला नियम आपका ये है कि विसर्ग संधि के नियम में पहला नियम ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ आए और उसके बाद में आ वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण आए, या रा ला व हा रहे, तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का ऊ हो जाता है। और ये ऊ पूर्ववर्ती आ से मिल करके गुण संधि द्वारा, अर्थात गुण संधि में पहुंच जाता है। गुण संधि द्वारा क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अर्थात इसे आसान भाषा में यदि हम समझना चाहते हैं तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, अर्थात विसर्ग का ओ हो जाता है। कहने का मतलब विसर्ग के बाद कोई भी सघोष वर्ण कौन से होते हैं, वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण जो होता है, आगे अंतस्थ व्यंजन या रा लावा, ये सारे वर्ण और हाँ, ये वर्ण आते हैं। कहने का मतलब विसर्ग, और विसर्ग के बाद का जो पहला वर्ण होता है उसमें आपका होना चाहिए वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। आगे या रा लावा और हा है, ये यदि आप विसर्ग से मिलते हैं तो इसके स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और भी आसान भाषा में यदि हम समझना चाहते हैं तो आ के बाद में आ अथवा सघोष व्यंजन हो तो आह का क्या हो जाएगा, ओ हो जाता
है। कहने का मतलब आपका विसर्ग परिवर्तित जो होगा वो किस में हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे तपः धन भूमि, क्या है, तपः धन भूमि। जैसे उदाहरण है मनः धन रथ, तो क्या हो गया, मनोरथ। विसर्ग का परिवर्तन किस में हो रहा है, ओ में हो रहा है। और यही आपको बताया जा रहा है कि विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, नियम नंबर 1 में ओ हो जाएगा, विसर्ग में। लेकिन शर्त आपके साथ में ये है कि विसर्ग के बाद का जो पद है उसका पहला वर्ण आप देखिए कि क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है या पांचवा वर्ण है, या रा ला, जिसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों में यारा लावा है या हा है। अगर इस प्रकार के वर्ण आपको मिल रहे हैं तो उसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा, ओ का परिवर्तन, अर्थात विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखा गया मनः धन रथ है, तो आपका शर्त में बताया गया कि यारा लावा होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिला दूसरे वाले पद में रा, और आगे आपका क्या मिला, विसर्ग। तो जब दोनों का मिलन हुआ तो ये किस में परिवर्तित हुआ, ओ में परिवर्तन हो गया। तो क्या बन गया, मनोरथ। मनः धन रथ मिलके क्या बना, मनोरथ। आगे है सरह धन जा, तो देखिए सरह धन जा, यहाँ भी विसर्ग किससे मिल रहा है, जा से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, जा से। और जा देखिए कि वर्ग का कौन सा वर्ण है, का वर्ग, चा वर्ग का कौन सा वर्ण है, चा छा जा, अर्थात तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण मिला कि नहीं, आपका तीसरा वर्ण है। तो तीसरे वर्ण से अगर विसर्ग मिल रहा है, वर्ग के तीसरे वर्ण से विसर्ग मिल रहा है, तो वहां भी किसमें परिवर्तन होगा, ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो सरह धन जा मिला तो क्या हो गया, सरोज। इसी प्रकार से है मनः धन भाव। मनः धन भाव, यहाँ भी विसर्ग किससे परिवर्तित, किससे मिल रहा है, भा से। पा फा बा भा, अर्थात चौथा वर्ण आपका है वर्ग का, पा वर्ग का चौथा वर्ण भा है। तो यहाँ पे विसर्ग भा से मिला, और तीसरा चौथा और पांचवा बताया गया कि वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग अगर विसर्ग से मिलेगा तो उसका परिवर्तन ओ में हो जाएगा। तो यहाँ पे मनः धन भाव किसमें हो गया, मनोभाव। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है तपः धन भूमि। ये तपः धन भूमि अर्थात भा से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, तपोह भूमि। पयः धन दा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पयोद। और यशः धन दा होगा तो हो जाएगा यशोदा, क्योंकि विसर्ग दा से मिल रहा है जो कि वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो यहाँ पे यशोदा बन गया। यशः धन धरा तो यशोधरा हो जाएगा। मनः धन विज्ञान तो क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान। मनः धर हरा तो क्या हो गया, मनोहरा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। वयः धन वृद्धि, वयोः वृद्धि। तपः धन भूमि, तपोह भूमि। मनः धन नयन, मनोनयन। तपः धन बल, तपोबल। तो इस प्रकार से अधा धन गति, अधोगति। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण आपका नियम नंबर 1 में, नियम नंबर 1 में क्या है कि विसर्ग का ओ हो जाएगा। और किस स्थिति में हो जाएगा विसर्ग का ओ, जब विसर्ग के बाद क्या होगा, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, जिसे हम सघोष वर्ण बोलते हैं। तो सघोष व्यंजन जो होंगे, सघोष व्यंजन तीसरा चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, या रा लावा अंतस्थ व्यंजन और हा, ये इनका मिलन यदि विसर्ग से होगा तो इसकी जगह पे आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आगे देखिए फिर नियम नंबर आपका दूसरा क्या कहता है। नियम नंबर दूसरे में ये बताया जा रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक हमें क्लियर है, कि नियम नंबर 2 आपका बता रहा है कि यदि विसर्ग से पहले, यदि क्या है, विसर्ग से पहले, नियम नंबर आपका विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 ये बता रहा है कि यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए और विसर्ग के बाद में का वर्ण, का खा पा फा हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धा का शा हो जाएगा, अर्थात मूर्धा के शा में बदल दिया जाएगा। नियम नंबर 2 अर्थात विसर्ग का यहाँ भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का सा होना, अर्थात यहाँ पर विसर्ग किसमें परिवर्तित हो रहा है, मूर्धा के शा में परिवर्तित हो रहा है। विसर्ग किसमें परिवर्तित हो रहा है, मूर्धा के शा में। कहने का मतलब यदि क्या हो रहा है, ई और ऊ के बाद में का खा टा ठा पा फा है, तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धा के सा में परिवर्तित हो जाएगा।
जाएगा। तो सिर्फ छोटे से अर्थात सरल भाषा में हम समझते हैं तो क्या समझते हैं कि यदि विसर्ग किसमें परिवर्तित हो रहा है, शा में परिवर्तित हो रहा है, मूर्धा के सा में परिवर्तित हो रहा है। और किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, विसर्ग का सा में परिवर्तन होना। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, ई और ऊ। विसर्ग के पहले आपको क्या मिले, ई और ऊ, और बाद में क्या मिलना चाहिए, का, टा, ठा, पा, फा। अगर इस प्रकार से मिलता है, का मिलता है, टा मिलता है, ठा, पा और फा, तो ये मूर्धा के शा में आपका परिवर्तन हो जाएगा। नियम नंबर 2 आपका बता रहा है कि सबसे पहले किस में परिवर्तन, पहले आपका ई और ऊ मिले, क्या मिले, ई और ऊ, और बाद में क्या मिले, का, टा, ठा, पा, फा। तो आपका परिवर्तन किस में हो जाएगा, मूर्धा के सा में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए उदाहरण से समझिए, निधन कपट, निधन कपट, तो इसमें क्या हो गया है, नि कपट, निधन कपट। तो इसमें परिवर्तन आपका मूर्धा के शा में होगा। क विसर्ग, जो विसर्ग है इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, मूर्धा के शा में परिवर्तन हो रहा है, तो बन जा रहा है निश कपट। पहला स्थिति का परिवर्तन देखिए, पहले में आपका क्या हो, ई मिले, पहला वर्ण पहले में आपको ई मिला, विसर्ग के पहले क्या मिला, ई मिला कि नहीं, ना में ई की मात्रा लगी है कि नहीं, ह्रस्व ई की मात्रा लगी है, तो वही यहाँ पे क्या मिल गया, नी, पहले ई मिला, अर्थात विसर्ग के पहले आपको क्या मिला, ई मिला, और बाद में क्या मिलना चाहिए, का चाहे हो, टा, ठा, पा, फा। ये आपका नियम नंबर 2 बता रहा है। नियम नंबर 2 ये बता रहा है कि विसर्ग के पहले ई और ऊ मिले, विसर्ग के पहले अर्थात जो विसर्ग के पहले का वर्ण है उसमें आपको ई और ऊ मिले, और दूसरे पद में, दूसरा पद जो बाद वाला पद है, विसर्ग के बाद का जो पद है उसका पहला वर्ण है, उसमें का मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे का मिला, तो क्या हो गया, निस कपट। आगे निह फल में देखिए, तो इसका परिवर्तन नी अर्थात ई मिला, और दूसरे वाले में क्या मिला, फा मिला, तो इसका परिवर्तन मूर्धा के सा में हो गया, तो बन गया क्या, निष्फल। इसी प्रकार से है निधन पाप, तो देखिए आगे पा भी, क्योंकि आपके इसमें बताया जा रहा है कि बाद में का, टा, ठा, पा, फा मिलना चाहिए। कितने वर्ण, 5 वर्ण, का, टा, ठा, पा, फा, ये आपको मिलना आवश्यक है, और खा ये आपका मिले, और विसर्ग के पहले ई और ऊ होना आवश्यक है, विसर्ग के पहले ई और ऊ का होना आवश्यक है, और विसर्ग के बाद में का, टा, ठा, पा, फा का होना आवश्यक है। तो जो आपका विसर्ग है वो किसने, मूर्धा के सा में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से उदाहरण, निधन कपट निष्कपट, निधन फल निष्फल, क्योंकि दूसरे में आपका पहले में ई मिल रहा है, विसर्ग के पहले ई मिल रहा है, और विसर्ग के बाद में फा मिल रहा है, तो निष्फल बन जा रहा है। विसर्ग के पहले यहाँ पर ई मिला और विसर्ग के बाद में पा मिला, क्योंकि आपका जो शर्त आपके पास में नियम नंबर 2 में बताया जा रहा है कि विसर्ग के पहले आपका ई और ऊ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में आपका पा, फा हो, टा, ठा हो, का, खा हो। तो आपका परिवर्तन किसमें हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन मूर्धा के सा में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या परिवर्तन हुआ, इसी प्रकार से निधन पाप है तो निष्पाप हो गया, दुधन कर है तो दुष्कर हो गया, अविधनकार होगा तो अविष्कार हो जाएगा, धनु धन टंकार होगा तो धनुष टंकार हो जाएगा। इसी प्रकार से बही धनकार होगा तो बहिष्कार हो जाएगा, निधन पाप है तो निष्पाप बन गया, चतुधन कोश होगा तो क्या हो जाएगा, चतुष्कोण, दुधन परिणाम होगा तो क्या हो जाएगा, दुष्परिणाम, निधन ठुर होगा तो क्या हो जाए, निधन ठर होगा तो निष्ठुर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये परिवर्तन नियम नंबर 2 बताता है। नियम नंबर 2 बताता है कि विसर्ग का परिवर्तन किस में हो रहा है, मूर्ता के सा में हो रहा है। अगर इसके साथ में शर्त ये है कि विसर्ग के पहले ई और ऊ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में का, टा, ठा, पा, फा और खा का होना आवश्यक है। इस स्थिति में आपका जो विसर्ग परिवर्तित होगा वो मूर्धा के शा में परिवर्तित हो जाएगा, और इसके उदाहरण है निष्फल, निष्पाप, धनुष्टंकार, दुष्कर, निष्कपट, अभिष्कार, बहिष्कार, चतुष्कोण, दुष्परिणाम, निष्ठुर। तो इस प्रकार के ये नियम नंबर 2 के उदाहरण हुए। नियम नंबर आपका 3 क्या बताता है, नियम नंबर 3 आपका बताता है
कि क्या होना चाहिए। नियम नंबर 3 में आप ये बताया जा रहा है कि विसर्ग के पूर्व, अर्थात नियम नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि विसर्ग से पूर्व आ या आ तथा बाद में का खा या पा फा हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम नंबर 3 का आपका है कि विसर्ग का परिवर्तन ना होना। कहने का मतलब इस स्थिति में अगर आपको बाद में, विसर्ग के बाद में क्या मिल रहा है, का मिल रहा है, खा मिल रहा है, पा और फा मिल रहा है, और पूर्व वर्ण में अर्थात विसर्ग के पूर्व में आ मिल रहा है, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, कोई भी आ हो, ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात आपके यहाँ विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। नियम नंबर 3 आपका यही बता रहा है। सरल भाषा में अगर कहें तो का मिल जाए, खा मिल जाए, पा मिल जाए, फा मिल जाए। का खा पा फा से पहले क्या होना चाहिए, आ, अर्थात विसर्ग सुरक्षित रहता है। इस स्थिति में आ अगर मिल रहा है तो आपका क्या है, विसर्ग सुरक्षित रहेगा। जैसे विसर्ग, जैसे मनः धन कामना, क्या है, का मिला, पा मिला, फा मिला, खा, ये सब आ रहे हैं, विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ में आपका विसर्ग परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात का भी मिलेगा तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग का परिवर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है। विसर्ग से पूर्व क्या मिल रहा है, आ तथा बाद में ह्रस्व आ या दीर्घ आ मिले, ह्रस्व आ चाहे मिले चाहे दीर्घ आ मिले, और बाद में क्या मिले, का मिले, खा मिले, पा मिले, फा मिले, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि प्रातः काल, देखिए ता में क्या है, ह्रस्व आ है, पा में देखिए ह्रस्व आ है, ता में देखिए ह्रस्व आ है, ता में देखिए ह्रस्व आ है, और दूसरे वाले में नियम ये बताया जा रहा है कि का मिले, दूसरे वाले पद का पहला वर्ण का होना चाहिए, पा होना चाहिए, फा होना चाहिए और खा होना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर परिस्थिति होती है तो यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः धन काल तो क्या हो गया, प्रातः काल। पयः धन पान तो क्या हो गया, पयः पान। अंतः धन करण तो क्या हो गया, अंतःकरण। अर्थात इसमें आपका विसर्ग का परिवर्तन नहीं हो रहा है। और किस शर्त पे नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे विसर्ग का परिवर्तन किस शर्त पे नहीं होगा, जब पहले आपका क्या मिल जाएगा, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ मिल जाएगा। विसर्ग के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ मिल जाएगा, और दूसरा वाला जो पद होगा उस पद का जो पहला वर्ण आपका का, पा, फा और खा। तो इस प्रकार की परिस्थिति में जब वर्ण जुड़ेंगे, अर्थात विसर्ग किससे मिलेगा, का से मिलेगा, और विसर्ग किससे मिलेगा, पा से मिलेगा, फा से मिलेगा, तो ये किसी भी परिस्थिति में इसमें परिवर्तित विसर्ग का नहीं होगा, किसी भी में। तो ऐसे है प्रातः धन काल तो क्या हो गया, प्रातः काल। पयः धन पान तो क्या हो गया, पयः पान। अंतः धन करण तो क्या हो गया, अंतःकरण। अंतः धनपुर तो क्या हो गया, अंतःपुर। निः धन शुल्क तो क्या हो गया, निःशुल्क। इस प्रकार से ये सारे वर्ण आपके इसके हुए कि सबसे पहले इसमें शर्त किसी भी परिस्थिति में विसर्ग परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात कोई भी परिवर्तन इसमें आपका नियम नंबर 3 बताता है कि आपके विसर्ग के पूर्व आ ह्रस्व आ चाहे मिले चाहे दीर्घ आ मिले, और दूसरे वाले अर्थात विसर्ग के बाद में का खा पा फा हो तो उसमें विसर्ग का परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। अर्थात पयः, अर्थात इसके उदाहरण है प्रातः काल है, पयः पान है, अंतःपुर है, अंतःकरण, मनः कल्पित, आधापतन। परंतु यदि नमः और पुरः आ जाए, क्या आ जाए, नमः और पुरः, लेकिन इसके साथ में कुछ अपवाद स्वरूप है कि अगर नमः आता है और पुरः आता है तो इसका परिवर्तन नमस और पुरस में हो जाएगा। जैसे नमः धनकार तो क्या हो जाएगा, नमस्कार। पुरः धनकार तो पुरस्कार, क्योंकि इसका परिवर्तन दंत सा में हो जाएगा। नमा है तो नमस हो जाएगा, पुरः है तो पुरस हो जाएगा। अर्थात नमः धनकार तो बन जाएगा नमस्कार, पुरः धनकार है तो बन जाएगा पुरस्कार। तो विसर्ग संधि में नियम नंबर आपका 3 यही बता रहा है कि यदि क्या है, विसर्ग के पहले ह्रस्व आया दीर्घ आ है और बाद वाले में पा फा मिल जा रहा है, या
का खा मिल जा रहा है, तो इस स्थिति में अर्थात का खा मिला, पाफा मिला, तो इस प्रकार की स्थिति में विसर्ग का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण प्रातः काल, मनः कामना, पयः पान, अंतापुर, इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। अर्थात विसर्ग संधि का चौथा नियम ये कहता है, विसर्ग संधि के नियम में चौथा नियम ये कहता है कि यदि ई ऊ के बाद, यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए, तो पहले वन में विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद, अर्थात विसर्ग यदि ई ऊ के बाद विसर्ग, पहले ई आए, कहने का मतलब विसर्ग के पहले ई और ऊ का होना आवश्यक है और उसके बाद में रा का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में ई का परिवर्तन, ह्रस्व ई का परिवर्तन दीर्घ ई में और ह्रस्व ऊ का परिवर्तन दीर्घ ऊ में हो जाता है और विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब यदि विसर्ग से पहले, अर्थात साधारण भाषा में समझना चाहें तो यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आता है, विसर्ग के पहले ई या ऊ आता है और बाद में रा आता है, तो ई या ऊ का परिवर्तन दीर्घ, अर्थात ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ का परिवर्तन दीर्घ ई और दीर्घ ऊ में हो जाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण है, आपका बताया गया। तो नियम नंबर आपका चौथा समझ में आया, विसर्ग संधि का नियम नंबर चौथा यही बता रहा है कि विसर्ग के पहले आपका क्या हो, ई और ऊ आता है और बाद में क्या आता है, रा आता है। विसर्ग से पहले ई और ऊ आता है और बाद में रा आता है, तो ई और ऊ का परिवर्तन दीर्घ ई और ऊ में हो जाता है और उसके बाद में विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। नियम नंबर चौथा, तो नियम नंबर चौथा तो वैसे समझ में आ गया होगा कि अर्थात विसर्ग के बाद में रा मिल जाए, क्या मिल जाए, विसर्ग के बाद में पहले ई और ऊ मिले और विसर्ग के बाद में रा मिल जाए, तो इसका परिवर्तन दीर्घ ई और ऊ में हो जाएगा। जैसे निधन रस, तो क्या हो जाएगा, निधन रस, तो क्या हो जाएगा, नीरस, क्योंकि इसका पहले ई मिला और बाद में क्या है, रा मिला। पहले ई मिला, विसर्ग के पहले ई मिला और विसर्ग के बाद में रा मिला, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हुआ, दीर्घ ई में हुआ, तो बन गया नीरस। क्या हुआ, नीरस। निधन रव, निधन रव, पहले ई मिला और यही आपका नियम यहाँ पे कह रहा है कि पहले विसर्ग के पहले ई या ऊ मिले और बाद में रा मिले, तो इसका परिवर्तन दीर्घ ई और ऊ में हो जाएगा। तो उसी प्रकार से निधन रव, तो क्या हो गया, नीरो। निधन रस है, तो क्या हो जाएगा, नीरस। निधन रोग है, तो निरोग। दुधन राज है, तो क्या हो गया, दुराज। तो इस प्रकार से नियम नंबर आपका चौथा विसर्ग संधि का यही कहता है कि सबसे पहले विसर्ग संधि का जो आपका चौथा नियम बता रहा है कि पहले क्या हो, विसर्ग के पहले ई और ऊ का होना चाहिए आवश्यक है और बाद में क्या मिल जाए, रा मिल जाए, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन दीर्घ ई और ऊ में हो जाएगा। जैसे इसके उदाहरण बता ही दिए गए, नीरस है, निरोग है, दुराज है, ये सब आपके नियम नंबर 4 का है। तो नियम नंबर 5 क्या कहता है, अब आगे देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में ये बता रहा है कि यदि विसर्ग से के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहने का मतलब सघोष वर्ण, तृतीय, चौथा और पांचवा कौन सा व्यंजन होता है, सघोष व्यंजन होता है, यारा लावा है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, रा हो जाता है। नियम नंबर आपका कौन सा है, नियम नंबर 5 यही कह रहा है कि आ या आ को छोड़कर, अर्थात विसर्ग के से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में चाहे स्वर हो, चाहे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो या रा लावा हो, तो सब का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रा में हो जाएगा। नियम नंबर कौन सा है आपका, 5वां। नियम नंबर 5वां आपको यही क्या बता रहा है कि सब का परिवर्तन किस में हो जा रहा है, अर्थात विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में पहले आपको ई और ऊ मिले, विसर्ग के पहले ई और ऊ मिले या कोई भी स्वर मिल रहा है लेकिन सिर्फ आ को छोड़ करके,
विसर्ग के पहले आपको चाहे ह्रस्व ई मिले, चाहे दीर्घ ई मिले, चाहे ह्रस्व उ मिले, चाहे दीर्घ उ मिले, कोई भी स्वर मिल रहा है, लेकिन सिर्फ ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़ करके दूसरा कोई भी स्वर आए। और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसको हम बोलते हैं सघोष वर्ण। कहने का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, गा, घा, अंगा, जा, झा, या, डा, ढा, अड़ा, ये सब है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और या, रा, ला, वा आता है और कोई भी स्वर आता है इसके साथ में, कोई स्वर। कहने का मतलब बाद में 345 या, रा, ला, वा और स्वर ये सब आ रहे हैं, तो विसर्ग का परिवर्तन आपका किस में हो जाएगा? रा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रा में हो जाएगा। जैसे निधन उपाय, अब यहाँ पे समझते हैं किससे? उदाहरण से समझते हैं नियम नंबर 5 को, कि उदाहरण में कैसे है। चाहे विसर्ग के बाद में सघोष ध्वनि, सीधा सा छोटा सा याद करना है नियम इसका। तो विसर्ग के बाद में सघोष ध्वनि, अर्थात विसर्ग के बाद में क्या आए? पहले ह्रस्व हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में सघोष ध्वनि हो, और तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। जैसे निधन उपाय, तो क्या हो जाएगा? निरुपाय। रा बन गया कि नहीं? नी, अर्थात कोई भी स्वर आए, सिर्फ आ और ह्रस्व आ और दीर्घ आ को छोड़ करके। तो यहाँ पे देखिए ह्रस्व आ या दीर्घ आ को छोड़ करके क्या मिला आपका? ई। विसर्ग के पहले क्या मिला? ह्रस्व ई मिली। और विसर्ग के बाद में चाहे कोई स्वर हो, चाहे सघोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा हो, या वा राला हो, और उसके बाद में कोई भी स्वर है, तो सब का परिवर्तन किस में हो जाएगा? रा में हो जाएगा। तो यहाँ पे निधन उपाय, तो किस में हो गया? रा में परिवर्तन हुआ, तो क्या बन गया? निरुपाय। निधन झर, तो विसर्ग का परिवर्तन जब रा में हुआ तो क्या बन गया? निर्झर। निधन जल, तो यहाँ भी विसर्ग का परिवर्तन, जब विसर्ग का परिवर्तन किससे हुआ? ई और जा मिला तो क्या हो गया? रा बन गया, तो निर्जल हो गया। नी और धा मिला तो, अर्थात ई और धा मिला तो रा का परिवर्तन विसर्ग में हो गया, तो बन गया निर्धन। तो ये सब किसके उदाहरण है? आपके नियम नंबर 6 के, नियम नंबर 5 का। नियम नंबर 5 में यही आपकी शर्त रखी गई है कि इसमें आपका जो होना चाहिए कि पहले विसर्ग के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ ना हो, इसके बाद में कोई दूसरा कोई भी स्वर हो, और दूसरे वाले पद का जो विसर्ग के बाद का पद है उसमें आपका क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर हो, या, रा, ला, वा हो, और सघोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, तो इनका परिवर्तन, इसमें विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा, अर्थात विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। तो इसके उदाहरण है दुर्गति है, निर्जन है, निराशा है, पुनर्जन्म है, निरुपाय है, आशीर्वाद है, निरंतर, आशी धनवाद तो आशीर्वाद बन जाएगा, निधन अंतर तो निरंतर हो जाएगा, अतः धन, अंतः धन, आत्मा तो अंतर आत्मा हो जाएगा। ये सब आपके नियम नंबर 5 का है। तो नियम नंबर 5 आपका यही बता रहा है। नियम नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि ह्रस्व आ दीर्घ आ, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और दीर्घ आ ना हो, इसको छोड़ करके कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या, वा, राला अर्थात अंतस्थ व्यंजन और कोई भी स्वर मिलता है, तो वहाँ पर आपके विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाएगा। जैसे इसके उदाहरण आपको बताए गए, कौन कौन से हैं? दुर्गति है, निर्जन है, निराशा है, पुनर्जन्म है, निरुपाय है, आशीर्वाद है, निरंतर है, अंतरात्मा है। आगे देखिए नियम नंबर आपका 6 क्या, नियम नंबर 6 कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा, छा या तालव्य का शा मिलता है, तालव्य का शा हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? तालव्य सा में हो जाता है। कहने का मतलब आपका क्या बताया जा रहा है कि जैसे पहले में आपका विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग, और फिर उसके बाद विसर्ग के साथ में किसका मिलन हो रहा है? चा का मिलन हो रहा है, छा का मिलन हो रहा है, तालव्य शा का मिलन हो रहा है, तो इसमें
सब की जगह पे आपका परिवर्तन जो हो जाएगा तालव्य सा में हो जाएगा। यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है और उसके बाद में चा छा या तालव्य सा मिल रहा है, तो वहाँ पे जो विसर्ग परिवर्तित होगा वो किसमें परिवर्तित होगा? तालव्य के सा में परिवर्तन हो जाएगा। नियम नंबर 6 आपका यही बता रहा है कि यदि विसर्ग के बाद चा छा और तालव्य का सा मिलता है तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य के सा में हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें उदाहरण है निधन चय, निधन चय। तो पहले में आपको शर्त ये बताई गई कि कोई भी, पहले में आपको शर्त यही बताई गई, नियम नंबर 6 में यही आपका शर्त बताया जा रहा है कि क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर हो, अर्थात पहले वाले विसर्ग के पहले कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद में चा मिल जाए। क्या मिल जाए? चा मिल जाए, छा मिल जाए और तालव्य का सा मिल जाए, तो इन सभी का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? तालव्य के सा में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए चा है, आगे कोई भी स्वर होना चाहिए, तो यहाँ पे हरस्व ई है, विसर्ग के पहले हरस्व ई है और नियम नंबर 2 में क्या बता रहा है कि चा मिले, छा मिले या तालव्य का सा मिले तो सबका परिवर्तन सा में हो जाएगा, तालव्य के सा में। तो वही यहाँ पे नियम आपका लागू हो रहा है। निधन चय तो बन गया निश्चय, निधन चल तो बन गया निश्चल, निधन तार तो बन गया निस्तार, निधन सार तो क्या बन गया? निस्सार, निधन शेष तो क्या हो गया? निःशेष। तो इस प्रकार से आपका नियम नंबर 6 यही बता रहा है कि पहले वाले विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में आपका चा होना आवश्यक है और छा होना आवश्यक है और इसके बाद में तालव्य सा है, तो चा छा और तालव्य सा का परिवर्तन तालव्य के सा में विसर्ग का परिवर्तन हो जाएगा। तो नियम नंबर आपका 6 समझ में आ गया। जैसे इसके उदाहरण आपको बताए गए कि निश्चल है, आश्चर्य है, यशस शरीर है, यशस शेष है, निस्त्रय है, निश्चल है, निस्तार है, निस्सार है, हरिश्चंद्र है, दुष्चरित्र है, पुनश्चर्या है, प्रायश्चित है। ये सब किसके? ये नियम नंबर आपके 6 के, अर्थात विसर्ग संधि के नियम नंबर 6 के अंतर्गत आएगा। नियम नंबर आपका 6 यही बताया। क्या बताया नियम नंबर 6? कि विसर्ग के बाद में, अर्थात विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में चा छा और तालव्य सा का होना आवश्यक है। यदि इसका मिलन, विसर्ग का मिलन किससे हो रहा है? चा छा और तालव्य के सा से हो रहा है, तो विसर्ग की जगह आपका कौन ले लेगा? तालव्य का सा ले लेगा। और यही आपके इस नियम में हुआ। तो यहाँ इसी नियम के अनुसार यहाँ पे बना पुनः धन चर्चा तो पुनश्चर्चा हो गया, हरि धन चंद्रा तो हरिश्चंद्र हो गया, दुह धन चरित तो दुष्चरित हो गया, निह धन छल तो निश्चल। नियम विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 ही यहाँ पे लागू हुआ तो निश्चल हो गया, निश्चल बना, प्रायश्चित बना। इस प्रकार के वर्ण नियम नंबर 6 के अंतर्गत बने, क्योंकि इसमें शर्त आपका यही रखा गया। आगे देखिए नियम नंबर 7 क्या कहता है विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का नियम नंबर 7 यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे आ हो, तो विसर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले आ का लोप होता है तथा उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह अर्थात अवग्रह लगा दिया जाता है। कहने का मतलब आपका जो नियम नंबर पहला है लागू वही होता है, लेकिन अगर आपके दूसरे पद में क्या मिल जाए? आ मिल जाए। दूसरे पद में नियम नंबर 1 जो आपको बताया गया कि यदि विसर्ग के बाद कोई भी, अर्थात विसर्ग का ओ ही होना है, चाहे वर्ग का कोई भी व्यंजन आए, विसर्ग के बाद में वर्ग का कोई व्यंजन, लेकिन यहाँ पे वर्ग का विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? आ, अर्थात विसर्ग के बाद में आपका आ रहा है तो आ का परिवर्तन अवग्रह में हो जाएगा। आ का तो लुप्त हो जाएगा, आ तो हट जाएगा, लेकिन विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? आ अवग्रह में आ जाएगा और विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा। नियम नंबर 1 के अंतर्गत विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा, लेकिन आ अगर मिल रहा है दूसरे वाले पद में आपको आ मिलेगा तो आ अवग्रह में हो जाएगा। यही नियम नंबर 1 ही इसमें लागू होगा, अर्थात गुण संधि के अनुसार ही होगा। गुण संधि ही यहाँ हो रहा है, लेकिन ओ का परिवर्तन प्रथम धन अध्याय तो प्रथमो अध्याय, तो दूसरे वाले पद में अगर आ मिला तो उसका अवग्रह हो गया, और लेकिन विसर्ग का परिवर्तन ओ में ही हो रहा है। आगे देखिए फिर
जैसे प्रथमाधन अध्याय, तो प्रथमो अध्याय हो गया मनाधन अभिलाषित। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि नियम नंबर 1 आप जो समझे हैं उसी के अनुसार ही है, सिर्फ आपका दूसरे वाले पद में आ का होना आवश्यक है। अगर आ मिल रहा है तो इसका परिवर्तन ओ में हो जाएगा, ओ होगा लेकिन अवग्रह आ रहेगा। प्रथमोधन अध्याय, प्रथमा अध्याय, मनः धन अभिलाषित, मनो अभिलाषित, यशः धन अभिलाषी, तो यशो अभिलाषी। ये आपका कौन सा नियम है? नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 पहला ही नियम है, सिर्फ अवग्रह ओ का परिवर्तन ही, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो रहा है और आ की जगह अवग्रह आ जा रहा है। आगे देखिए विसर्ग संधि का नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या कहता है कि विसर्ग से पहले, नियम नंबर 8 आपका यही बता रहा है कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर और विसर्ग के बाद रा रहने पर लुप्त हो जाता है। यदि उससे पहले हर्ष स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब वही अभी जो बताया गया कि ई और ऊ हो और उसके बाद में आपका क्या आना चाहिए? रा अगर आ जाता है, ई और ऊ हो और दूसरे पहले वाले विसर्ग के पहले ई और ऊ हो और विसर्ग के बाद में रा मिलता है तो उसका परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन ह्रस्व दीर्घ में हो जाएगा। वही यहाँ पे हुआ है, निह धन रस तो नीरस हो गया, निह धन रोग तो निरोग हो गया। आगे देखिए नियम नंबर आपका 9 क्या कहता है? नियम नंबर 9 ये कह रहा है कि विसर्ग संधि का नियम नंबर 9 कहता है कि विसर्ग के बाद क्या आता है? शाखा सा होने पर, विसर्ग के बाद शाखा सा होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या अपने से आगे वाला वर्ण हो जाता है। अपने से क्या हो जाता है? आगे वाला वर्ण हो जाता है। कौन सा? नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 जैसे अभी आपको बताया गया कि विसर्ग के बाद में ता था सा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी नियम बताया जा रहा है कि जितने भी, चाहे तालव्य का सा हो, चाहे मूर्धा का सा हो, चाहे दंत का सा हो, विसर्ग के बाद आपका तालव्य का, मूर्धा का और दंत का सा मिल रहा है तो विसर्ग जो है यथावत रहता है या अपने वाला जो उसके आगे का वर्ण होता है वो हो जाता है। तो विसर्ग के बाद कोई भी वर्ण अर्थात चाहे तालव्य का सा आए, चाहे मूर्धा का, चाहे दंत का, लेकिन तो वो क्या रहेगा? विसर्ग भी रहेगा या अगर दोनों सही रहेगा विसर्ग भी हो जाएगा और आगे का जो वर्ण है उसके अनुसार अगर आगे का वर्ण लग जा रहा है तो वो भी हो जाएगा। जैसे निह धन संदेह, तो निह संदेह भी सही है और निस्संदेह भी सही है। निह धन सहाय है तो निस्सहाय भी सही है और निह सहाय भी सही है। तो आगे और भी कुछ नियम यहाँ पे हैं। जैसे नियम नंबर आपका 10 भी विसर्ग संधि का एक है कि क्या है? विसर्ग के बाद में शाखा सा मिला तो विकल्प से क्या हो जा रहा है? यहाँ पे द्वित्व वर्ण। कहने का मतलब दूसरी भाषा में इसी नियम नंबर 9 को अगर समझें तो विसर्ग के बाद में कोई भी सा मिल रहा है, तालव्य का मिल रहा है, दंत का मिल रहा है, मूर्धा का मिल रहा है, तो विकल्प से क्या हो जाएगा? सुरक्षित रहे। कहने का मतलब द्वित्व वर्ण हो जाता है। द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं? जैसे दिल्ली में दो वर्ण अर्थात आगे जो उसके आगे है वही आगे उससे पहले भी लग जाएगा। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में भी क्या है? ये द्वित्व वर्ण है। दिल्ली जैसे 2 बार जो जिस वर्ण की पुनरावृत्ति 2 बार होती है तो वह द्वित्व वर्ण हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है, निह धन संदेह, तो इसमें क्या है? द्वित्व वर्ण हो जा रहा है अर्थात शाखा साहा का द्वित्व। इतना ध्यान रखना है छोटे में कि शाखा सा कोई भी दंत अर्थात मूर्धा का सा आता है, दंत का सा आता है और कोई भी सा आ रहा है तो आपका सब क्या हो जा रहा है? द्वित्व वर्ण हो जा रहा है। तो इस प्रकार से मित्रों यदि आपको हिंदी की ये क्या कहते हैं विसर्ग संधि की आपकी क्लास जो है पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।